नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट चिरंजीव बॉबी देवगन। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ब्रेकिंग बैरियर्स। आज की एपिसोड इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ आवर प्रीवियस एपिसोड। ये जो हम श्रृंखला कर रहे हैं टैरिफ्स के ऊपर। पिछली एपिसोड में हमने समझा था कि टैरिफ्स क्या है और हर कंट्री टैरिफ्स को क्यों यूज करती है, टैरिफ्स के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। आज की एपिसोड हम थोड़ी सी डीप जाएंगे। ये जो भारत और अमेरिका के बीच में इस वक्त एक ट्रेड वॉर चल रहा है और एक शीत लहर हमारे रिलेशनशिप्स के ऊपर आ गई है, तो हम इसको थोड़ी सी बैकग्राउंड समझेंगे कि क्या अमेरिका सिर्फ भारत के ऊपर टैरिफ्स लगा रहा है या और मुल्कों के ऊपर भी ये टैरिफ्स लगा रहा है, और अगर लगा रहा है तो ये टैरिफ्स क्यों लगा रहा है। क्योंकि अमेरिका तो चैंपियन था फ्री ट्रेड का, तो ये चेंज ऑफ हार्ट क्यों हुआ अमेरिका का, ये हृदय परिवर्तन क्यों हुआ और वो सबके ऊपर टैरिफ्स क्यों लगा रहा है। और अंत में हम समझेंगे कि भारत को इस समस्या से जूझने के लिए क्या करना चाहिए, हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, how to deal with this thing. So without any further ado, let's deep dive into these topics. तो अमेरिका क्या सिर्फ भारत के ऊपर टैरिफ्स लगा रहा है? नहीं। अगर जानकारी हो तो अप्रैल 2 को अमेरिकन प्रेसिडेंट ने व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में एक बहुत बड़ा इवेंट होस्ट किया था, और उस इवेंट में वो एक काफ़ी लंबी लिस्ट लेके आए थे उन कंट्रीज की जिनके साथ अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है, और उन सभी कंट्रीज के ऊपर उन्होंने बारी डिक्लेयर किया कि भाई इनका ये ट्रेड डेफिसिट है, इनका ये टैरिफ है हमारे ऊपर, हम उनके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ इतना लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, ट्रेड डेफिसिट। तो ये ट्रेड डेफिसिट क्या होते हैं? तो हर कंट्री जो है वो ट्रेड करती है। ट्रेड का मतलब हम कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ चीज़ें हम इम्पोर्ट करते हैं। तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो दूसरी कंट्री हमें उसके बदले में पैसा देती है, और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हम उस कंट्री को अपनी कंट्री के खजाने से पैसा देते हैं। तो जैसे किसी भी धंधे में होता है, अगर पैसा ज़्यादा आता है तो हम फायदे में होते हैं, और अगर हम पैसा ज़्यादा देते हैं तो हम नुकसान में होते हैं, घाटे में होते हैं। तो अगर हमारे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज़्यादा हैं तो हम फायदे में हैं, और अगर हमारे इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा हैं तो हम घाटे में चल रहे हैं। तो इसे हम ट्रेड डेफिसिट्स कहते हैं। तो अमेरिका जो है वो पिछले कई वर्षों से भी क्यों कहें, कई दशकों से जो है ट्रेड डेफिसिट में चल रहा है। क्योंकि अमेरिका फ्री ट्रेड में बिलीव करता था, तो उन्होंने अपने ट्रेड बैरियर्स काफी नीचे लाए। बाकी कंट्रीज ने ट्रेड बैरियर्स उतने नीचे नहीं लाए, क्योंकि अमेरिका एक कंज्यूमर सेंट्रिक सोसाइटी है। वो ये मानते हैं कि हमारे कंज्यूमर्स को कहाँ से बेहतर और सस्ती चीजें मिल सकती हैं, तो उनको वो चीज दी जानी चाहिए। तो इसलिए वो जहां से भी सस्ती चीज मिलती है वहां से ले आते हैं, उसके ऊपर ड्यूटीज नहीं लगाते हैं ज्यादा, ताकि वो कंज्यूमर्स उसको इस्तेमाल कर सकें। तो अमेरिका जो है काफी सालों से ट्रेड डेफिसिट में जा रहा है। अब ट्रेड डेफिसिट में क्या, थोड़ा सा मैं आपको नंबर से समझाता हूं कि अमेरिकन जो इकॉनमी है वो लगभग $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करता है बाहर, और लगभग $3.5 ट्रिलियन का इंपोर्ट करता है। मायने $1.5 ट्रिलियन जो है वो घाटे में चल रहा है हर साल, तो अगर इसको हम कंपेयर करना चाहें, भारत की जो टोटल इकॉनमी है वो $3.9 ट्रिलियन की है, तो लगभग भारत की इकॉनमी का 1/3 वो हर साल घाटे में चल रहा है ट्रेड डेफिसिट में। सिर्फ हिंदुस्तान के साथ नहीं, सभी मुल्कों को मिला के उनका जो ट्रेड डेफिसिट, टोटल ट्रेड डेफिसिट, तो वो $1.3 ट्रिलियन है। तो अब हम समझेंगे कि ट्रेड डेफिसिट का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, इसका परिणाम क्या होता है, इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है किसी भी मुल्क के ऊपर अगर आप ट्रेड डेफिसिट में हो। तो नंबर 1 तो ये होता है कि आपकी करेंसी गिरनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप नुकसान में चल रहे हैं, आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। पर अमेरिका को ये नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है वो एक अलग डिस्कशन है, बहुत लंबी डिस्कशन है, आज हम उसमें नहीं जाएंगे। पर दूसरा जो मोटा नुकसान ये होता है कि जो उस मुल्क की अपनी इंडस्ट्री होती है वो बंद होनी शुरू हो जाती है, और जब इंडस्ट्री बंद होती है तो बेरोजगारी बढ़ जाती है। ये चीजें हमने पिछली एपिसोड में समझी थी कि
अगर इंडस्ट्री नहीं है और बाहर से टीवी आ रहे हैं तो मैं टीवी बनाने बंद कर दूंगा, जब मैं टीवी बनाने बंद कर दूंगा तो वो जो व्यक्ति टीवी फैक्ट्री में काम कर रहे थे वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो अमेरिका के अंदर इस वक्त इंडस्ट्री खत्म होने सी हो गई है और उसके कारण बहुत सारे व्यक्ति बेरोजगार हो गए हैं। अब अगर हम समझें इस चीज को, थोड़ा सा पीछे जाएं हिस्ट्री में, 20th सेंचुरी में अमेरिका जो था इंडस्ट्रियल पावर हाउस था। दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंडस्ट्रियल जो बेस थी वो अमेरिका में हुआ करती थी। अमेरिका का वर्ल्ड वॉर 1 और 2 जीतने में सबसे इम्पोर्टेंट कारण, बहुत कारण थे, पर मेरे अनुमान के हिसाब से जो सबसे बड़ा कारण था वो उनकी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी और स्ट्रेंथ थी। इसको अगर हम नंबर में समझना चाहें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका एक दिन में 100 हवाई जहाज बना रहा था। आप समझे, एक दिन में 100 हवाई जहाज बनाता था रोज के। वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में, 5-6 साल के ड्यूरेशन में उन्होंने लगभग 3 लाख हवाई जहाज निर्मित किए अपनी कंट्री के अंदर। 3 लाख हवाई जहाज निर्मित करना कोई छोटा काम नहीं है। वो दर्शाता है कि उनकी इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी कितनी ज़बरदस्त रही होगी। और अगर हम इसको कंपेयर करें उनके जो ओपोनेंट्स थे जर्मनी और जापान, उनसे 3.5 गुना अकेले की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी। जर्मनी और जापान की मिला के भी जो प्रोडक्टिविटी थी उससे वो 3.5 गुना ज़्यादा जहाज बना रहे थे। और सेम थिंग विद शिप्स उन्होंने 7 गुना ज़्यादा जापान और जर्मनी के मुकाबले बनाई। तो ये चीज़ें उनको शक्ति दी जिसके कारण वो विश्व युद्ध जीत पाए। और आज ये हालत हो गई है कि जो उनकी इंडस्ट्रियल हार्टलैंड थी, मिशिगन, इलिनॉय, विस्कॉन्सिन, ओहायो, पेंसिल्वेनिया, वेस्टर्न न्यूयॉर्क, इनके अंदर कई शहर ऐसे हैं जिन्हें हम गोस्ट टाउन्स कहते हैं। यहाँ से सारी इंडस्ट्री निकल गई है, उसके कारण जो वहाँ लोग रहते थे वो भी अधिकतर निकल गए हैं, सिर्फ बूढ़े लोग ही रह गए हैं। तो उसके कारण वहाँ के लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा आक्रोश है। उस आक्रोश के कारण डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बारी राष्ट्रपति बने हैं। आपने एक टर्म सुनी हो शायद, जिसे कहते हैं मैगा, जो ट्रंप की एक बेस है। वो मैगा किसके लिए स्टैंड करती है? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो वो लोगों का मानना है कि भाई अमेरिका के अंदर ये इंडस्ट्री वापस आनी चाहिए, स्पेशली वो इंडस्ट्री जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। आज की तारीख में शायद कारें बन रही हैं अमेरिका में, पर मोस्टली उन कारों में जो पुर्जे बनते हैं वो मैक्सिको में, कनाडा में, चाइना में बनते हैं। स्टील्स की काफ़ी सारी कंपनियां अमेरिका से निकल के हिंदुस्तान, चाइना में चली गई हैं। टेक्सटाइल बहुत सारा जो है हिंदुस्तान, बांग्लादेश, चाइना, इन मुल्कों में चला गया है। सेमीकंडक्टर्स, 90% semiconductors are being produced outside of US, especially in Taiwan is one of the major producer of semiconductors. तो जब कोविड हुआ आज से 4-5 साल पहले, तो सप्लाई चेन्स टूट गई। उस टाइम पे एक काफ़ी चीज़ उभर के आई कि हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बना ही नहीं रहे हैं और हम दूसरे लोगों के ऊपर आश्रित हो गए हैं। तो एक तो वो डिपेंडेंसी बढ़ गई है, दूसरी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और हमारे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इस कारण से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई या तो आप अपने ट्रेड जो बैरियर्स हैं उनको कम कीजिए, जो आपने दीवारें लगा रखी हैं अपने मुल्कों में उन्हें कम कीजिए, ताकि हम भी आपको कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकें। एक दूसरी कि हमारे यहाँ पे भी कुछ फैक्ट्रीज होनी चाहिए ताकि जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम खुद बना सकें। तो इन कारणों से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अप्रैल 2 को एक बड़ा ऐलान किया और उस ऐलान में
ना सिर्फ हिंदुस्तान के ऊपर बल्कि बड़े बड़े कंट्रीज़ के ऊपर, ऐसी कंट्रीज़ जो उनके बहुत बड़े दोस्त रहे हैं। कनाडा इज़ अ प्राइम एग्जांपल, जहाँ का मैं निवासी हूँ। यहाँ पे 35% उन्होंने टैरिफ लगाया। कनाडा और अमेरिका की बहुत घनिष्ठ दोस्ती है और बहुत सालों से दोस्ती है। कनाडा और अमेरिका के बीच में मीलों लंबा बॉर्डर है, जहाँ पे कोई मॉनिटरिंग भी नहीं होती, कोई पेट्रोलिंग नहीं होती है। इतना आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास है। तो पर इनके ऊपर भी उन्होंने टैरिफ्स लगाए हैं। यूके जिसके साथ उन्होंने कंधे के साथ कंधा मिला के विश्व युद्ध 1 और 2 लड़ा है, उनके ऊपर भी टैरिफ्स लगाए हैं। फ्रांस जो कि अब EU का हिस्सा है, उसके ऊपर भी टैरिफ्स लगाए हैं। जापान, कोरिया जो उनके बहुत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स रहे हैं, उनके ऊपर भी टैरिफ्स लगाए हैं। तो जिन के साथ इनको लगा कि हमारे ट्रेड डेफिसिट है और वो कंट्री जो हमें हमारे प्रोडक्ट्स को आने से रोकते हैं, जिसमें हिंदुस्तान, चाइना, ब्राज़ील, ये कंट्रीज़ भी हैं, तो उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर ट्रेड टैरिफ्स जो है लगाए हैं। तो ये तो हिस्ट्री हुई अमेरिका की टैरिफ लगाने की, कि क्या वो सिर्फ भारत पे टैरिफ लगा रहा है या और मुल्कों पे भी टैरिफ्स लगा रहा है। तो उसका आंसर यही है कि वो सब के ऊपर टैरिफ्स लगा रहा है, चाहे वो उनके दोस्त थे, बहुत लंबे दोस्त थे, या जिनके साथ उनकी कोई बहुत बढ़िया संबंध नहीं है, उनके ऊपर, सब के ऊपर उन्होंने वो एक ही मापदंड सबके साथ यूज़ करें। क्या मेरा ट्रेड डेफिसिट है तो उसे हम कैसे कम कर सकें इस मुल्क के साथ। दूसरी चीज़, अब हम समझते हैं कि भारत और US का ट्रेड, तो भारत और US का ट्रेड इन ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स फ्रॉम अमेरिका पर्सपेक्टिव कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम बात करें, अमेरिका जो है लगभग $5.5 ट्रिलियन का ट्रेड दुनिया में करता है। तो भारत के साथ उसका जो टोटल ट्रेड है वो लगभग 130 बिलियन डॉलर्स का है सिर्फ। शायद आप लोगों को याद हो कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब अमेरिका आए थे फरवरी में, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना नया कारोबार स्टार्ट किया था। और उस टाइम पे इन दोनों मुल्कों ने कहा था कि भाई हम अपने ट्रेड को बढ़ाएंगे और अगले आने वाले 5 सालों में हम इस ट्रेड को $500 बिलियन तक लेके जाएंगे। और जो भारत और अमेरिका का जो ट्रेड इस वक्त हो रहा है, उसमें हम लगभग $88 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, और अमेरिका जो है इंडिया को लगभग $38 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। अब दोनों की अगर हम इकॉनमी का साइज़ देखें, हमने पहले बात की हिंदुस्तान की इकॉनमी जो है वो $3.9 बिलियन है। अब अगर हम 88 बिलियन को 3.9 बिलियन के में परसेंटेज वाइज देखें, तो वो भारत की इकॉनमी का 2% होता है। और अगर हम 38 बिलियन को अमेरिका की $23 ट्रिलियन इकॉनमी के साथ कंपेयर करें, तो वो लगभग 0.16% होता है। यानी कि अमेरिका जो भारत को भेज रहा है, अगर वो भेजना बंद भी कर दे तो उनकी इकानमी में बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए वो चाहते हैं कि हम इसको बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएं? उनके हम ऑयल और लिक्विफाइड गैस प्रोडक्ट्स लें वहाँ से, उनकी कंपनियों से। हम उनके आर्म्स खरीदें, हवाई जहाज़ खरीदें, फाइटर जेट्स खरीदें, उनके एग्रीकल्चर से हम वीट और गेहूँ और कई चीज़ें, उनसे सीरियल्स डालें, ये सब चीज़ें उनसे लें हम, ताकि उनका भी जो एक्सपोर्ट है हिंदुस्तान के साथ बढ़े। हिंदुस्तान की जो मार्केट है वो बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब जानते हैं भारत में 1.4 बिलियन लोग रहते हैं, तो बहुत बड़ी मार्केट है। तो उसको वो टैप करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई हमारे को इस मार्केट के अंदर एक्सेस मिले, ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स यहाँ ला के बेच सकें। जैसे आप हमारे प्रोडक्ट्स ला के अपने प्रोडक्ट्स ला के हमारे यहाँ बेचते हैं। तो ये चीज़ जो है वो उसके ऊपर हम थोड़ी सी और डिटेल में समझेंगे कि भाई कहाँ पे भारत और अमेरिका के बीच में डिसएग्रीमेंट है, और वो डिसएग्रीमेंट क्यों है। भारत की कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं, कंपल्शंस हैं, जिसके कारण वो एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं खोलना चाहते हैं।
तो हम क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस हैं भारत के ऊपर, भारत के पास, तो इस चीज़ को हम समझेंगे। अब तो भारत के पास क्या ऑप्शंस हैं इस समस्या से डील करने की। तो पहली ऑप्शन तो ये है कि भाई हम ट्रेड करना बंद कर दें, भारत और अमेरिका पूरी तरह से वो ट्रेड रिलेशनशिप तोड़ दें। तो वो मेरे हिसाब से तो कोई वाइस डिसीजन नहीं होगा, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा चीज़ होगा। जैसे मैंने पहले बताया, हम जो वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हमारे 2% GDP का हिस्सा है। हम टोटल एक्सपोर्ट लगभग 800 बिलियन का करते हैं, तो उस टोटल एक्सपोर्ट का 10% एक्सपोर्ट US में जा रहा है। तो इतनी बड़ी मार्केट को बंद करना हमारे हिसाब से तो गलत डिसीजन होगा। एंड आई थिंक मोस्ट इंडियन economist will agree with that। US अगर बंद कर देगा तो 0.16%, तो इतना कोई फ़र्क उनको पड़ेगा नहीं। तो पहला तो एक ये है कि आई डोंट थिंक दैट ऑप्शन इज़ वेरी वायबल। नंबर 2 ऑप्शन है कि हम नेगोशिएट करें अमेरिका के साथ। वो एक डिप्लोमेसी भारत की एक हमेशा स्ट्रॉन्ग सूट रही है। आई थिंक बातचीत से ही सारे मुद्दे हल होते हैं। तो वी शुड कंटिन्यू टू टॉक विद US, और हमें रास्ते ढूंढने पड़ेंगे जहाँ से हम अमेरिकन चीज़ों का इंपोर्ट कर सकें। चाहे हम कुछ लिमिट लगाएं कि भाई आप इतने से ज़्यादा लिमिट की चीज़ नहीं भेजेंगे हमारे पास, इससे ज़्यादा आप नहीं करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा हमें यही डर है कि भाई हमारे किसान जो हैं उनके साथ compete नहीं कर पाएंगे, तो वो हमारे मार्केट को ख़त्म कर देंगे, या हमारे छोटे जो ट्रेड्स पीपल हैं वो compete नहीं कर पाएंगे बड़े बड़ी कंपनियों से। तो उसके ऊपर कुछ हम दायरे डाल सकते हैं, कुछ बाउंड्रीज डाल सकते हैं, कुछ लिमिटेशंस डाल सकते हैं, जिससे कि हम अपने जो वर्कर्स हैं, हमारे जो किसान हैं, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें। तो वो चीज़ सोचनी पड़ेगी, पर वो डेफिनेटली एक ऑप्शन है। नंबर 3 जो है, अब अगर हम टैरिफ्स की बात करें तो अमेरिका ने हमारे ऊपर जो है 25% टैरिफ लगाया है। पहले उन्होंने 26 कहा था 2 अप्रैल को, पर अब जब टैरिफ की तारीख नज़दीक आई अगस्त में, तो उन्होंने 25% लगाया। पर 25% उन्होंने एडिशनल टैरिफ लगाया है क्योंकि हम रशिया से तेल आयात करते हैं। वी इम्पोर्ट ऑयल फ्राम रशिया, और रशिया और यूक्रेन का एक युद्ध चल रहा है काफ़ी समय से, 3 सालों से, और अमेरिका के ऊपर पूरी दुनिया ने पाबंदियां लगा रखी हैं कि वो अपना सामान कहीं बेच नहीं सकता। पर भारत जो है यूक्रेन से ऑयल ख़रीद रहा है, जो पहले नहीं ख़रीदता था, पर इस युद्ध के बाद ख़रीदना शुरू किया। अब उसकी अलग एक स्टोरी है, पूरी अपनी बैक स्टोरी। आज की एपिसोड में हम उसको नहीं समझेंगे, पर इतना समझते हैं कि भाई अमेरिका जो है भारत के ऊपर दबाव डाल रहा है कि हम उनसे तेल ख़रीदना बंद करें, ताकि रशिया के पास जो पैसा है वो कम हो जाए, क्योंकि ऑयल बेच के उनको पैसा मिलता है, वो पैसे से वो जंग लड़ सकते हैं। तो अगर वो इनकम सोर्स बंद हो जाएगी तो शायद वो जंग भी बंद करने के हक में आ जाएं, which I don't think Russia will do, but regardless, that is what America thinks, and America is putting pressure on India. तो इंडिया कहता है कि भाई नहीं, हम अपने डिसीजन खुद लेंगे, हम वो तेल लेना बंद नहीं करेंगे। उसके कारण इंडिया के ऊपर another 25% टैरिफ लगा दिया गया, जिससे हमारा टोटल टैरिफ इस वक्त 50% पे आ गया। तो एक ऑप्शन ये है कि हम ग्रेजुअली ऑयल लेना उनसे बंद कर दें, पर इसके ऊपर हम पूरी एक अलग से एक एपिसोड लगाएंगे जो हम इसकी बैकग्राउंड बताएंगे, और अगर हम लेते हैं तो उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, नहीं लेते तो उसकी इम्प्लीकेशंस और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं भारत के लिए, रशिया के लिए, अमेरिका के लिए और बाकी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के लिए। तो वो एक थर्ड ऑप्शन है भारत के लिए कि भाई हम उसको बंद कर दें तो हम एकदम ही 25% टैरिफ नीचे आ जाएगा। तो वो एक ऑप्शन है, पर जोर ज़बरदस्ती वो बंद ना की जाए, क्योंकि भारत का स्वाभिमान की सवाल आ जाता है वहाँ पे। तो ईगो एंड आर सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और चौथी ऑप्शन है कि भाई हम नई मार्केट ढूंढें, खोजें अपने प्रोडक्ट्स के लिए, जहाँ पे हम ये सामान बेच सकें, ताकि जो वर्कर्स आज की तारीख में ये चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके ऊपर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट ना आए।
तो ऑलरेडी जो ब्रिक कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये आपस में बातचीत कर रही हैं कि हम कैसे एक दूसरे की हेल्प करें इस सिचुएशन से डील करने के लिए। तो वो एक ऑप्शन है हमारे पास, और एक ऑप्शन है कि हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अपनी उन इंडस्ट्रीज़ में लाएं जो हमें लगता है आज की तारीख में कंपेटिटिव नहीं है। और अगर हम अपनी मार्केट खोलते हैं, अगर हम अपने टैरिफ्स लो करते हैं, हमारे टैरिफ्स लो करने से बाहर की मुल्कों की इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान की मार्केट को, हिंदुस्तान की जनता को बेच सकेंगी। तो हमें वो समझना पड़ेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें अपने कंज्यूमर्स के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर हमारे कंज्यूमर्स को कुछ चीज़ें सस्ती मिलती हैं तो क्यों ना मिलें। हमारे वर्कर्स अगर एफिशिएंट होते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी अगर इम्प्रूव होती है तो क्यों ना होए। तो ये स्ट्रक्चरली हमें सोचना पड़ेगा। इसके ऊपर भी हम एक पूरी अलग से एपिसोड बनाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसकी हिस्ट्री समझेंगे, जो रिफॉर्म्स आज तक हिंदुस्तान में हुए अभी तक और जो रिफॉर्म्स अभी चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। तो आज के लिए इतना। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए। अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ, मेरी पूरी टीम मेहनत करती है ये कंटेंट आप तक लाने के लिए। तो आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है नया कंटेंट प्रोड्यूस करने में। तो थैंक यू सो मच। इन द मीन टाइम, continue to break new barriers. Take care. Goodbye.